नमस्कार। श्री यादव एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कौर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर 2 है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक हम पढ़ रहे थे, और जिसके तहत हमने जो सल्तनत काल है उसके बारे में पढ़ा था और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो उसकी पुत्री है रजिया सुल्तान वो शासक बनती है। उसके बाद जो बलबन आता है, बलबन के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी। और ये जो गुलाम वंश का साम्राज्य था, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये हम पढ़ा था कल। और खिलजी वंश के बारे में हमने पढ़ लिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की स्थापना की थी और उसके ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उनकी हत्या करके फिर वो खुद शासक बन गया था। और अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत को जीतना चाहता था और उन्होंने उत्तर भारत में तो खुद शासन किया था, लेकिन दक्षिण भारत में उन्होंने राज्यों को लूटा। तो उनकी विश्व विजेता बनने की नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की। और ये जो खिलजी वंश है पूरा, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर ये पूरा खिलजी वंश था। यानी संपूर्ण उत्तर भारत तो था ही पूरा। यहाँ पर जो ये पाकिस्तान का लाहौर आता है और ये मुल्तान आता है, ये सब वर्तमान पाकिस्तान में है। और ये पानीपत, दिल्ली, ये संपूर्ण जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वो खिलजियों के अधीन था, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। और ये जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उनको भी अलाउद्दीन खिलजी ने खूब लूटा था। और इसके बारे में हम पढ़ चुके थे, खिलजी साम्राज्य के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। जो तुगलक शासनकाल है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश यानी खुसरो शाह की हत्या करके मलिक अथवा तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही, और इसकी स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक ने ही इसकी स्थापना की थी। उसे प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। सुल्तान बनते ही उनको प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के राजा थे प्रताप रुद्रदेव। कौन थे? तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां, यानी गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम क्या था? जूना खां। तो जूना खां को वारंगल भेजा। किसने भेजा? गयासुद्दीन तुगलक ने, जो तेलंगाना के राजा थे प्रताप रुद्रदेव, उनके खिलाफ अपने पुत्र जूना खां को भेजा। जाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया। कहाँ पर? उड़ीसा में, जिसमें उल्लू खां यानी जूना खां की विजय हुई। जूना खां कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन का जो अंतिम सैनिक अभियान था वो बंगाल के विद्रोह का दमन करना था। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान कौन सा था? बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक की भी माना जाता है। 1325 ईस्वी में एक दिल्ली से वापस आते टाइम स्वागत समारोह हो रहा था, तो वहीं पर जो लकड़ी का भवन था वो गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उनका पुत्र आता है जूना खां, और जूना खां को हम मोहम्मद तुगलक के नाम से भी जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम क्या था? जूना खां था। और जूना खां को हम किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद तुगलक के। जूना खां तो नाम कहीं पर, उनका जो प्रसिद्ध नाम है, जिस नाम से हम जानते हैं, वो नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक।
उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया, जैसे कि अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा आदि। किसका? ये जो जूना खां था या मोहम्मद तुगलक, इनके नामों को। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों प्रांतों में बंटा हुआ था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके समय ये जो तुगलक साम्राज्य था ये 23 मुक्तों या प्रांतों में बंटा हुआ था। बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। ये जो बर्नी है ये इतिहासकार था, तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है, जिसमें पहली योजना आती है दोआब में करवर्दी। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र आता है उसको हम दोआब बोलते हैं। तो वहां पर उसने क्या कर दिया, दोआब में करवर्दी कर दी थी। करवर्दी क्यों कर दी? क्योंकि जैसे 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो उनको लगता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती है या धन संपदा प्राप्त होती है, तो इसीलिए उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर दोआब में कर की वर्दी कर दी थी। देवगिरी को राजधानी बनाना, दूसरा उनका जो अभियान था वो है देवगिरी को राजधानी बनाना। जैसे ये भारत है, तो यहाँ पर दिल्ली पड़ती है उत्तर में, तो दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा लगा कि दिल्ली से संपूर्ण जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर संपूर्ण दक्षिण भारत पर और उत्तर भारत पर दिल्ली से सब जगहों पर अधिकार करना या उनकी निगरानी रखना ये मुश्किल काम था। तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा दिल्ली से देवगिरी, यहाँ पर दक्षिण में देवगिरी पड़ता है, तो उन्होंने सोचा देवगिरी को राजधानी बना ले। तो उन्होंने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया और देवगिरी को अपनी नई राजधानी बना लिया। खुद यहाँ पर आ गया और अपने साथ कई लोगों को यहाँ देवगिरी लेकर आ गया था। तो ये उसकी दूसरी योजना थी। और पहली योजना थी दोआब में करवर्दी करना और दूसरी थी देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। यानी जब वो दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी आया था, अपनी राजधानी बनाई थी, तो वहां पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। लेकिन यह योजना भी उनकी असफल रही, क्योंकि लोगों ने फिर जाली नोट छापने शुरू कर दिए थे। और जो अगला है वो है खुरासान पर आक्रमण। ये खुरासान कहाँ पे आता है? जैसे ये खुरासान आता है जो ईरान है उधर आता है, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान उस तरफ आता है ये खुरासान। और कराचील की ओर अभियान, 5वीं उनकी योजना क्या थी? कराचील की ओर अभियान। तो ये उनकी जो 5 महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन ये सभी उनकी योजनाएं असफल हो गई थी, एक भी योजना सफल नहीं हुई थी। तो इसीलिए इनको मूर्ख शासक की भी संज्ञा दी गई है मोहम्मद बिन तुगलक को। और ये इन योजनाओं का वर्णन बर्नी ने किया था। इसके बाद आता है कि सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखना। कब? 1327 से 1335 ईस्वी तक। और उसका नाम दौलताबाद रखा, यानी कि देवगिरी का नाम बदल कर क्या रखा? दौलताबाद। 1330 ईस्वी में तांबे एवं कांस्य के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए। अब उसने क्या किया था? जो सिक्के चलाए थे वो तांबे और कांस्य के दोनों को मिलाकर सांकेतिक सिक्के चलाए थे। लोगों ने जाली सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिया। जब ये सिक्के बनाना शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तब लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया और ये योजना उन्होंने 1330 में शुरू की। अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी, यह भी योजना असफल रही। उसके बाद जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। किसके समय भारत आया था? ये मोहम्मद तुगलक के समय ही भारत आया था इब्न बतूता, और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इब्न बतूता को, जो कि मोरक्को का यात्री था, वो भारत आया था, तो उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर उनको चीन भेज दिया। किसको? मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, उसको राजदूत बनाकर चीन भेज दिया।
1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो पांचों योजनाएं थी वो असफल ही हुई थी लगभग। और उनके समय में जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, वो भी भारत आया था 1333 ईस्वी में, और उसके बाद उसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और फिर उसको चीन में भेज दिया राजदूत बनाकर। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगला शासक आता है वो आता है फिरोज शाह तुगलक। ये 1351 ईस्वी में शासक बना। फिरोज तुगलक सुल्तान बना, जो कि मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। ये उसका पुत्र नहीं था, बल्कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया, परंतु असफल रहा। यानी कि बंगाल के जो हाजी थे इलियास, वो स्वतंत्र हो जाने के उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया था, किंतु असफल हो गया था। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया था। यानी कि ये फिरोज शाह जो ऐसा शासक था जिन्होंने ये सरकारी नौकरी होती है उनको वंशानुगत बना दिया था। यानी अगर किसी के पिता की नौकरी है तो पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र है उस नौकरी का हकदार होगा। योग्यता की जांच करने की प्रणाली का त्याग कर दिया। यानी कि वर्तमान समय में योग्यता के आधार पर हमें नौकरी मिलती है, लेकिन उस टाइम में फिरोज शाह तुगलक ने नौकरी को वंशानुगत बना दिया था, ना कि योग्यता के आधार पर। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज तुगलक के पुत्र का क्या नाम था? फतेह खां। उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया और सिक्कों पर भी अपने नाम के साथ उन्होंने उसका नाम अंकित करवा दिया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। किसको? जो भवन निर्माण की कला थी उसको अत्यधिक महत्व दिया। हिंसार, फिरोजा, फिरोजाबाद एवं जौनपुर आदि नगर बसाए। फिरोज तुगलक ने कौन कौन से नगर बसाए थे? जैसे हिंसार आता है, हिंसार, फिरोजा, फिरोजाबाद और जौनपुर। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए। जो टोपरा नामक स्थान आता है और ये जो मेरठ आता है, यहाँ से अशोक के 2 अभिलेख मिले थे। यानी अभिलेख नहीं, स्तंभ मिले थे। तो उन स्तंभों को दिल्ली लेकर आ गया कौन? फिरोज तुगलक। टोपरा और जो मेरठ से अशोक के स्तंभ मिले थे उनको दिल्ली लेकर आ गए थे फिरोज तुगलक। परंतु विद्वान इन्हें पढ़ ना सके। किसको? ये जो स्तंभ मिले थे टोपरा और मेरठ से। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई करना। ये जो हांसी और ये सिरसा आता है, हांसी और सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी हो गई थी, तो उनको दूर करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया फिरोज तुगलक ने। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई गई। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई गई। यानी कि जो उपज है किसानों की, जो खेती में वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने के लिए उसने ठोस नीति अपनाई थी। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा। ये जो फिरोज तुगलक है वो भी कट्टरवादी और इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दे दिया। यह फिरोज तुगलक ऐसा शासक था, एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इससे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, लेकिन इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और जो मुस्लिम विचारधारा के शिया समर्थक व्यक्ति थे उनको इसने मृत्युदंड दे दिया था। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई थी। गैर शरीयत कर चॉइस
हटा दिए गए और 4 मुख्य कर रखे। उसने जो शहरियत कर थे उनको तो हटा दिए 24 प्रकार के करों को, और जो 4 मुख्य कर थे, जैसे एक आता है खराज, एक जकात, एक खम्स तथा एक जजिया, ये 4 प्रकार के कर इसने जारी रखे। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि, यानी फिरोज तुगलक के समय में दासों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इनके समय में 1,80,000 जो दास थे वो थे। किसके समय? फिरोज तुगलक के समय। दीवाने ए बंदगान के नाम से दासों के नाम से नया विभाग भी खोला। दीवाने बंदगान के नाम से दासों के नाम से एक नए विभाग भी खोला, यानी कि फिरोज तुगलक ने ये दीवाने बंदगान नाम से एक नए दास विभाग की भी स्थापना कर दी थी। और उनके समय में बहुत ज्यादा दासों की संख्या में वृद्धि हुई थी। 1,80,000 के लगभग दास थे। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को भी प्रोत्साहित किया। ये जो फिरोज तुगलक है उन्होंने कृषि कार्य में भी रुचि ली और जो खरबूज और अंगूरों की खेती थी उनको भी प्रोत्साहित किया, और अनेक बाग भी लगवाए थे। नहरों का निर्माण किया था इन्होंने। उसके बाद 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक आता है नासिरुद्दीन महमूद। इसी समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांता तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की। ये जो तैमूरलंग है, इसका नाम तो तैमूर था, लेकिन ये इनकी टांग ये मतलब लंगड़ा था, तो इसीलिए इनको लंग की संख्या इनको कहा जाता था, संज्ञा दी गई, यानी तैमूरलंग। नाम तो इनका तैमूर ही था। और इस समय कब आया था वो? ये तुर्क था, जो ये तैमूर था ये तुर्क आक्रमणकारी था। ये आया था 1398 ईस्वी में। भारत पर इसने लूटपाट की। अब अगला जो वंश आता है वो आता है सैयद वंश। सैयद वंश आता है। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ये जो तुर्क था आक्रमणकारी तैमूर, तो तैमूर ने दिल्ली को जीता। उसके बाद जो खिज्र खां था उनको अपना प्रतिनिधि या यहाँ का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश के स्थापनकर्ता कौन थे? खिज्र खां थे। 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करने के बाद भी खिज्र खां ने ना तो कभी शाही की उपाधि धारण की और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए, यानी कि नाम मात्र का शासक ही रहा ये खिज्र का। इन्होंने शासक या शाही की उपाधि भी धारण नहीं की और अपने नाम के सिक्के भी जारी नहीं किए थे। जो भी शासक होते थे वो अपने नाम के सिक्के जारी करते थे और उनकी अलग अलग उपाधियां थी, लेकिन खिज्र खान ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक रहा। इसने सर्वशाही की उपाधि धारण की। ये जो सैयद वंश का अंतिम आता है शासक मुबारक शाह आता है, इसने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक रहा और सर्वशाही की उपाधि धारण की। उसके बाद जो अगला वंश आता है वो आता है लोधी वंश। अंतिम सैयद शासक आलम शाह था। इसने स्वच्छता पूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया। आलम शाह ने खुद ही दिल्ली की गद्दी को त्याग दिया था और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने किया था? बहलोल लोधी ने। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। ये जो लोधी थे ये अफगान थे। उसने जौनपुर के महमूद शाह शर्की के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। ये जौनपुर में जो शासक था उसका नाम आता है महमूद शाह शर्की। उसको दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को भी असफल कर दिया था। 38 वर्ष शासन करने के बाद
1479 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? ये जो महमूद शाह है, शायद बहलोल लोदी की। इसके बाद उसका पुत्र आता है निजाम शाह। ये जो निजाम शाह है उसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर वो सुल्तान बना। तिरहुत, बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य का विस्तार किया और इसका जो न्याय एवं प्रबंध है वो राजस्व सुधार परिषद है। किसका? जो सिकंदर शाह था उसका। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत का करने का कार्य भी किया। किसने किया था भूमि के नाप का कार्य? ये सिकंदर शाह ने ही किया था। 1 गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। 1 गज कितने इंच का होता था? 30 इंच का। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से भी चलता रहा। इसको क्या कहा जाता था? सिकंदरी गज। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया। जो ये आगरा है वर्तमान में, जहाँ पे शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया यमुना नदी के किनारे, तो इसी आगरा का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। कब करवाया था? 1506 ईस्वी में। उसका उपनाम गुलरू खा था। क्यों? क्योंकि ये इस नाम से कविताएं लिखता था। इस उपनाम से कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आता है इब्राहिम लोदी। सिकंदर के पुत्र का नाम क्या था? इब्राहिम लोदी था। और 1517 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर की। 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। ये इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली में शासन कर रहा था और राजस्थान में जो मेवाड़ में राणा सांगा थे, तो उनका और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था और जिसमें लोदियों की हार हुई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर से युद्ध में हार गया। यहाँ पर सिकंदर नाम नहीं आएगा, यहाँ पर इब्राहिम लोदी आएगा, क्योंकि 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो जो इब्राहिम लोदी है और जो बाबर है इनके बीच हुआ था। सिकंदर का पुत्र था इब्राहिम लोदी, इनके बीच में हुआ। ये यहाँ पे सिकंदर नहीं आएगा। इतिहास में ये युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। पानीपत के प्रथम युद्ध से कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? यही जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। यह युद्ध युगांतकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। यानी बाबर ने जो युद्ध लड़े थे उसमें पानीपत का युद्ध आता है और जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और खानवा का युद्ध आता है, खानवा का जो 1527 में लड़ा गया था। और फिर 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। जैसे 1526 ईस्वी में तो पानीपत का ये प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। फिर खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच में, ये लड़ा गया था 1527 में। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। फिर घाघरा का युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा। तो 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे बाबर के द्वारा। और इसी युद्ध के बाद
ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो इसमें तो इतना ही है। इसके बाद ये सल्तनत कालीन जो प्रशासन है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे जो सुल्तान है, सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये जो सुल्तान की उपाधि है ये तुर्की शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। कौन? महमूद गजनवी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में ही थी। कब की बात है ये? सल्तनत कालीन प्रशासन की बात कर रहे हैं हम। वे पूर्णतः प्रधान न्यायाधीश, राजनीति एवं मजहब दोनों क्षेत्रों पर अधिपति होता था। ये जो सुल्तान होता था ये प्रधान न्यायाधीश होता था, राजनीति और मजहब दोनों ही क्षेत्रों पर अधिपति होता था। सुल्तान से अपेक्षा की जाती थी कि वे उल्मा वर्ग की राय माने। ये जो उल्मा वर्ग होता था इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता था प्रशासन में। तो इसके बाद आते हैं अमीर। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव था। जैसा वर्तमान समय में जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होती है, उनका प्रभाव होता है प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर, तो उसी प्रकार जो सुल्तान की शक्ति थी प्राचीन समय में, तो अमीर वर्ग का उन पर प्रभाव था। अमीर के दो वर्ग तुर्क और गैर तुर्क थे। अमीर दो प्रकार के होते थे, तुर्क और गैर तुर्क। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। इल्तुतमिश ने अपने समय में 40 अमीर लोगों का एक समूह बनाया था जिसे चहलगानी कहा जाता था। उसके बाद बलबन ने इसको नष्ट कर दिया था। शासन की योग्यता एवं अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज्यादा होता रहा। शासन की योग्यता एवं अयोग्यता के अनुसार अमीरों का जो दरबार में प्रभाव था वो कम ज्यादा होता रहता था। केंद्रीय शासन संस्था मजलिस ए खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। ये जो केंद्रीय शासन संस्था थी मजलिस ए खलवत, जो वर्तमान में जो मंत्री परिषद है तो उस समय होती थी मजलिस ए खलवत। ये जो सल्तनत काल के और मुगल काल के जो विभागों के नाम हैं ये कुछ अटपटे से हैं, लेकिन उनको अगर लिखकर हम याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। वजीर, आरिजे, मुमालिक, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत, इनके 4 स्तंभ थे। वजीर का कार्यालय दीवाने ए विजारत कहलाता था। वजीर का क्या कार्य था? जो वजीर का विभाग होता था उसको दीवाने ए विजारत कहते थे। इसे वित्त विभाग कहा जा सकता है। मुस्तफी यानी महाले का परीक्षक, खजीन यानी खजांची, मजहम आधार, हिसाब यानी संग्रहणकर्ता इस विभाग के कर्मचारी होते थे। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ एवं अलाउद्दीन ने दीवाने ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना की थी। ये खिलजी वंश के समय में जो विभाग थे उनके नाम है। जलालुद्दीन ने दीवाने वकूफ एवं अलाउद्दीन ने दीवाने ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना की। ये सल्तनत कालीन विभाग है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर को ही की स्थापना की। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि दीवाने अमीर को ही की स्थापना किसने की? तो महमूद तुगलक ने की, जिन्होंने 5 योजनाएं चलाई थी। जैसे कि इसने दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था, और जो सिक्के चलाए थे, और दोआ में कर वर्दी की थी, और जो खुरासान अभियान था, और कारंगल विजय वाला अभियान था। तो इन्होंने 5 योजनाएं चलाई थी लेकिन असफल रहा, और इसने दीवाने अमीर को ही की भी
स्थापना की। दीवाने इंसाफ पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवाने रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था। वर्तमान में विदेश मंत्री की तरह किसका कार्य होता था? दीवाने रियासत का। सद्र उस सुदूर, ये क्या था? धर्म विभाग का प्रमुख होता था। जो धर्म विभाग था उसका प्रमुख होता था सद्र उस सुदूर। इसका कोष अलग होता था जिसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। जकात से प्राप्त धन, ये जो जकात एक प्रकार का कर था, जैसे कि फिरोज तुगलक ने 4 प्रकार के कर लगाए थे, जजिया, जकात, खम्स, खराज, तो उसी में से एक ये जकात नाम का कर था। काजी उल कुजात, ये काजी उल कुजात कौन था? ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था। वर्तमान में जो काजी होते हैं, तो उसी प्रकार काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद आता है बरीद ए मुमालिक, यानी ये सूचना विभाग का होता था। सूचना विभाग था बरीद ए मुमालिक। तो ये नाम थोड़े मुश्किल जरूर है, लेकिन इनको याद रखने होंगे। बार बार पढ़ेंगे, लिख के याद करेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। और ये हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे, जैसे वकीर ए दर बारबक, जैसे अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिकार और अमीर ए मजलिस, सर ए जहांदार। सल्तनत काल यानी सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था, यानी जब युद्ध होता था और युद्ध के समय जो लूट का सामान होता था उसको खम्स के नाम से जाना जाता था। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। जो प्रांतों का शासन था वो केंद्रीय शासन का ही प्रतिरूप था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। जो जिले का राजस्व अधिकारी होता था उसको सिख कहा जाता था। अतः 1206 से 1526 ईस्वी तक, 1526 में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो उसी युद्ध में जो अफगान शासक था इब्राहिम लोदी, उसकी हार हो गई और इब्राहिम लोदी ही एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। तो उसके बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और 1526 के बाद ही मुगलों की शासन सत्ता स्थापित हो गई थी। और 1206 में कौन शासक बना था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1210 ईस्वी तक शासन किया था और फिर घोड़े से गिरकर पोलो खेलते हुए चौगान में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने लगभग 1206 से 1210 तक शासन किया था और 1526 में फिर मुगलों की शासन सत्ता स्थापित हो गई थी। बाबर ने पुस्तक लिखी थी बाबरनामा तुर्की भाषा में, और फिर मुगलों का शासन सत्ता स्थापित हो जाती थी। 1206 से 1226 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही। तो अब जो अगला आता है वो मुगल काल आता है। तो हम मुगल काल के बारे में कल से पढ़ेंगे, क्योंकि आज शुरू करेंगे तो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।